हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर शिखा गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स क्लासेस। आज स्टार्ट कर रहे हैं मार्जिनल कॉस्टिंग, अ टूल फॉर डिसीजन मेकिंग। मेनली आज का जो लेक्चर है वो है डिसीजन मेकिंग के ऊपर। डिसीजन मेकिंग, वो डिसीजन मेकिंग जो मैनेजमेंट को लेनी होगी और उस डिसीजंस में या उस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में मार्जिनल कॉस्टिंग हेल्प करेगी। ठीक है, कैसे हेल्प करेगी, क्या क्या टेक्निक्स हैं, क्या टूल्स हैं, उस पर हम आगे बात करते हैं। अभी बात करते हैं मेन एरियाज ऑफ डिसीजन मेकिंग। वो कौन से एरियाज हैं जिसके ऊपर डिसीजन मेकिंग करनी होगी मैनेजमेंट को। फर्स्ट है मेक और बाय डिसीजन। नेक्स्ट है चेंज इन प्रोडक्ट मिक्स, प्राइसिंग डिसीजन, एक्सप्लोरिंग अ न्यू मार्केट, शट डाउन डिसीजन। ठीक, स्टार्ट करते हैं मेक और बाय डिसीजन से। मेक और बाय डिसीजन, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, मेक बनाएं या फिर बाय कर लें, या तो इन हाउस प्रोड्यूस कर लें किसी प्रोडक्ट को या किसी कंपोनेंट को, या फिर उस कंपोनेंट या प्रोडक्ट को बाहर से परचेज कर लें। ठीक, ये दो तरह से हो सकते हैं। ये डिसीजन टू टाइप्स के हो सकते हैं। एक हो सकता है स्टॉपिंग द प्रोडक्शन ऑफ द पार्ट और प्रोडक्ट एंड बाइंग इट फ्रॉम द मार्केट। हम ऑलरेडी प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसको स्टॉप करें, एनालिसिस करके स्टॉप करें और बाय करना स्टार्ट कर दें मार्केट से। ठीक है, या दूसरी टेक्निक हो सकती है, या दूसरा टाइप हो सकता है, हम ऑलरेडी परचेज कर रहे हैं, सप्लायर से ऑलरेडी परचेज कर रहे हैं, उसको स्टॉप कर दें और प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दें अपनी ही ओन फैक्ट्री में। राइट, तो दो तरीके से हो सकते हैं मेक और बाय डिसीजन। हम खुद ऑलरेडी प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो रोक दें और बाहर से परचेज करना स्टार्ट कर दें, या फिर हम बाहर से परचेज कर रहे हैं ऑलरेडी, उसको रोक दें और इन हाउस प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, आगे बात करते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मेक डिसीजन। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी कंपनी को कि वो इन हाउस ही प्रोड्यूस करे किसी भी प्रोडक्ट या कंपोनेंट को। फर्स्ट है कॉस्ट कंसीडरेशन। किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट अगर बाहर ज्यादा आ रही है और अगर हम इन हाउस प्रोड्यूस कर रहे हैं तो कम आ रही है, तो क्या सही रहेगा कि हम उस प्रोडक्ट को अपनी ही फैक्ट्री में, अपनी ही कंपनी में प्रोड्यूस करें। ठीक, नेक्स्ट है प्रोडक्टिव यूज ऑफ एक्सेस प्लांट कैपेसिटी टू हेल्प एब्जॉर्ब फिक्स्ड ओवरहेड। अगर हमारे पास एक्सेस प्लांट कैपेसिटी है, प्लांट कैपेसिटी फ्री है, मतलब प्लांट, और हम चाहें तो प्रोडक्शन कर सकते हैं उस प्लांट पर, तो क्यों ना हम अपनी ही कंपनी में प्रोडक्शन को बढ़ाएं। बाहर प्रोडक्शन करवाने से अच्छा है या बाहर से प्रोडक्ट लेने से अच्छा है कि अपनी ही फैक्ट्री में प्रोडक्शन करें जब हमारे पास एक्सेस प्लांट कैपेसिटी है। और उससे एक और फायदा क्या होगा, उससे एक और फायदा ये होगा कि फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट कम आना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता जाता है, फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट कम होता जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है डायरेक्ट कंट्रोल ओवर प्रोडक्शन। कोई कंपनी चाहती है कि हमारा प्रोडक्शन के ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल रहे, तो भी वो कंपनी क्या करेगी, वो मेक डिसीजन के लिए ही जाएगी, वो बाय नहीं करना चाहेगी बाहर किसी सप्लायर से। नेक्स्ट है बेटर क्वालिटी कंट्रोल। कोई कंपनी चाहती है कि हमारे को क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी में हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, क्वालिटी में हमको कंट्रोल चाहिए पूरा पूरा हमारा। ठीक है, क्योंकि सप्लायर हो सकता है 19-20 कर दे थोड़ा, तो कोई अगर कंपनी चाह रही है कि हमारा कंट्रोल अच्छा रहे क्वालिटी के ऊपर, तो उसको मेक डिसीजन ही लेना होगा। नेक्स्ट है अनरिलायबल सप्लायर। अगर मार्केट में सप्लायर अनरिलायबल हैं, कोई सप्लायर ऐसा है ही नहीं जिस पर भरोसा किया जा सके कि कैसी भी कंडीशन आएगी ये हमको प्रोडक्ट देगा, तो भी अनरिलायबल सप्लायर हैं, तो हमको मेक डिसीजन लेना होगा, मींस इन हाउस ही प्रोडक्शन करना होगा। नेक्स्ट है कांस्टेंट सप्लाई। कांस्टेंट सप्लाई बहुत जरूरी है। हो सकता है सीजन आया या हमसे ज्यादा अच्छा पैसा सप्लायर को कोई और दे रहा है, तो उसने हमको प्रोडक्ट ना देके हमको कम प्रोडक्ट देकर कहीं और सप्लाई करना शुरू कर दिया। ठीक है, और जहां पर हमको जरूरत है तो हमको पूरी सप्लाई चाहिए, कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए। ठीक, तो ऐसे टाइम में ऐसा कोई कंपनी चाहती है, उसकी ऐसी कंडीशन है कि हमें कांस्टेंट सप्लाई चाहिए, तो भी वो मेक डिसीजन के लिए ही जाएगी। नेक्स्ट है इमोशन। इमोशन का क्या मीनिंग है यहाँ पर, इमोशन का मीनिंग ये है, मेनली ये रिलेटेड है प्राइड से। अगर किसी कंपनी का प्राइड इशू है, प्राइड इशू कैसे है
कि उसने कहा कि ये तो हम प्रोडक्ट बाहर किसी से बनवाते ही नहीं है, हम तो खुद ही बनाते हैं प्रोडक्ट। हम अपना कोई भी कंपोनेंट या कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट हम किसी से बनवाते ही नहीं है, हम तो सारे प्रोडक्ट खुद ही बनाते हैं। तो भी वो कंपनी क्या करेगी, वो मेक डिसीजन ही लेगी, राइट। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। हो सकता है सप्लायर तो ठीक मिल गया, पर सप्लायर से लेकर अपनी कंपनी तक या अपनी फैक्ट्री तक प्रोडक्ट या कंपोनेंट लाने में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत लग रही है, तो भी कंपनी को मेक डिसीजन लेना होगा, राइट। नेक्स्ट आते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग बाय डिसीजन। वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कंपनी सप्लायर से परचेज करेगी, बाय करेगी प्रोडक्ट को या कंपोनेंट को। फर्स्ट है लैक ऑफ एक्सपर्टीज। कंपनी के पास एक्सपर्टीज नहीं है, एक्सपर्ट लोग नहीं है, वो बाहर से ज़्यादा अच्छे से प्रोडक्शन करवा सकती है। बाहर किसी कंपनी के पास, सप्लायर के पास एक्सपर्ट बैठे हुए हैं जो उस प्रोडक्ट को अच्छे से प्रोड्यूस कर देंगे, ठीक। नेक्स्ट है कॉस्ट कंसीडरेशन। अगर इन हाउस किसी प्रोडक्ट को या कंपोनेंट को प्रोड्यूस करने में कॉस्ट ज़्यादा आ रही है और सप्लायर उसी प्रोडक्ट को या कंपोनेंट को कम प्राइस पर दे रहा है, तो भी बाय डिसीजन के लिए जाना सही रहेगा। नेक्स्ट है स्मॉल क्वांटिटी रिक्वायरमेंट्स। अगर किसी प्रोडक्ट या कंपोनेंट की स्मॉल क्वांटिटी रिक्वायर्ड है, बहुत छोटी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है, तो कंपनी क्या सोचेगी, इसको तो बाहर से ही मंगवा लेते हैं, हम प्रोड्यूस नहीं करेंगे। नेक्स्ट है लिमिटेड प्रोडक्शन फैसिलिटीज और इनसफिशिएंट कैपेसिटी। किसी कंपनी के पास प्रोडक्शन फैसिलिटीज नहीं है, उतनी अच्छी मशीनरी नहीं है, प्लांट्स नहीं है, इनसफिशिएंट कैपेसिटी है, तो भी कंपनी बाहर किसी से परचेज करवाएगी, सप्लायर से परचेज करेगी प्रोडक्ट को या कंपोनेंट को, खुद इन हाउस प्रोड्यूस नहीं करेगी। नेक्स्ट है ब्रांड प्रेफरेंस। हो सकता है कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट कोई एक कंपनी है जो बहुत अच्छी है, जिसकी गुडविल है, वो ही बनाती है, तो कंपनी क्या चाहेगी कि हम तो ये पार्ट उसी से ही बनवाएंगे, उसी से ही परचेज करेंगे, ठीक है। अब एक एग्जांपल देखते हैं मेक और बाय डिसीजन का। A radio manufacturer finds that while it costs 6.25 per unit to make component XX09, the same is available in the market at 5.75 each, means 5.75 per unit. Continuous supply is also fully assured. Breakdown of cost is, क्या है ये दो लाइन का मीनिंग, कि हम अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं कंपनी में तो उसकी कॉस्ट पड़ रही है 6.25, खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं तो 6.25 और बाहर से मंगवा रहे हैं तो पड़ रही है 5.75, ठीक है। अब कंपोनेंट दिए हुए हैं कॉस्ट के, मटेरियल 2.75, लेबर 1.75, अदर वेरिएबल एक्सपेंसेस 0.5, डेप्रिसिएशन एंड फिक्स्ड 1.25, ठीक, टोटल हो गया 6.25। दो कंडीशंस दी हुई है, विल यू मेक और बाय, और दूसरा पूछा है what would be your decision if the supplier offered the component at 4.85 per unit, ठीक है। अभी सिंपली देख के हमको क्या लग रहा है, अगर हमको प्रोडक्ट हम बना रहे हैं तो 6.25 का पड़ रहा है और बाहर से सिर्फ 5.75 पर आ रहा है, तो बाहर से मंगवाना ठीक होगा, पर ये इतना सिंपल नहीं है, इस पर एनालिसिस करनी होगी। कैसे एनालिसिस होगी, सबसे पहले बात करते हैं ए की। केस ए। केस ए में क्या है, केस ए में सबसे पहले लिखते हैं मार्जिनल कॉस्ट ऑफ मेकिंग। अगर हम बनाएं प्रोडक्ट को तो मार्जिनल कॉस्ट क्या आएगी, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या है, सबसे पहला है आपका मटेरियल, फिर है लेबर, फिर है अदर वेरिएबल एक्सपेंसेस, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं मैं, फिर है डेप्रिसिएशन एंड फिक्स्ड एक्सपेंसेस। अभी हम डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एक्सपेंसेस को नहीं लेंगे, हम सिर्फ मार्जिनल कॉस्ट के बेसिस पर मेक और बाय डिसीजन लेंगे। तो मटेरियल कितना है हमारा, मटेरियल है 2.75, लेबर है 1.75, अदर वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं 0.5, टोटल हो गया आपका 5 रुपीज। और अगर आप परचेज कर रहे हो
बाय कर रहे हो, ये तो कॉस्ट आ गई मेकिंग की, अगर हम अपनी फैक्ट्री में बना रहे हैं। और अगर बाय कर रहे हैं तब कॉस्ट क्या होगी, कॉस्ट ऑफ बाइंग, या बाइंग लिख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ बाइंग क्या है, 5.75। तो क्या अच्छा रहेगा, हम अभी तो ये अच्छा है कि हम इसको खुद ही बना लें। अच्छा, केस बी दिया हुआ है, अगर वो सप्लायर उसको 4.85 पर दे रहा है, 4.85 पर यूनिट पर दे रहा है, तब क्या करोगे। तो 4.85 पर यूनिट पर दे रहा है और हमारी कॉस्ट आ रही है ना उस प्रोड्यूस करने की 5, और अगर सप्लायर दे दे 4.85 पर, तो क्यों ना 4.85 के लिए जाया जाए। ठीक है, तो क्या बेटर होगा, केस बी में बाय ठीक होगा और केस ए में मेक। ठीक है, सिंपल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चेंज इन प्रोडक्ट मिक्स। दूसरा डिसीजन किस तरह का हो सकता है, चेंज इन प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स में हमको चेंज करना है। वो चेंज जरूरी नहीं है हम कुछ प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस ही करना चाहते हैं, नया प्रोडक्ट ही लाना चाहते हैं, हम प्रोडक्ट कम भी कर सकते हैं, हम चेंज कर रहे हैं प्रोडक्ट मिक्स में। तो फर्स्ट क्या हो सकता है, इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट और लाइन, प्रोडक्ट लाइन। ठीक है, न्यू प्रोडक्ट या प्रोडक्ट लाइन इंट्रोड्यूस करते में डिसीजन दो तरह के हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, क्या हम नया प्रोडक्ट, वेदर अ न्यू प्रोडक्ट और लाइन शुड बी इंट्रोड्यूस और एडेड, अगर ऐड किया, इफ न्यू प्रोडक्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन मोर देन वन मॉडल, विच मॉडल शुड बी इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, अगर हम नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो दो कंडीशंस हो सकती हैं। क्या क्या दो हो सकती हैं, क्या हम प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करें या नहीं करें, पहले तो यही डिसाइड करना होगा। दूसरा, अगर हमने ये सोच लिया कि हम नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम किस मॉडल में इंट्रोड्यूस करें, यह भी डिसाइड करना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ डिसीजन लाइक अबव शुड नॉट बी बेस्ड ऑन कॉन्ट्रीब्यूशन। इस तरीके के डिसीजन सिर्फ कंट्रीब्यूशन के बेसिस पर नहीं होने चाहिए, अदर रेलिवेंट जो फैक्टर्स हैं उसको भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ न्यू प्रोडक्ट इन ऑल इट्स पॉसिबल मॉडल शुड बी कंसीडर्ड। जितने भी मॉडल्स हमने जो सोचे हैं न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करने के, उन सब की मार्जिनल कॉस्ट निकालेंगे। ठीक, फिर है सम एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ एडिशनल प्लांट मशीनरी में बी डिजायर्ड। अगर हम कुछ नया प्रोडक्ट बनाने वाले हैं तो हो सकता है कुछ हमको एडिशनल प्लांट लगाना पड़े, मशीनरी परचेज करनी पड़े, और जिससे क्या होगा, फिक्स्ड ओवरहेड इंक्रीज हो जाएंगे। तो हमें इसे भी ध्यान में रखना होगा एट द टाइम ऑफ टेकिंग डिसीजन। राइट, नेक्स्ट है सेलेक्टिंग ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स। ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स को सेलेक्ट करना। फर्स्ट क्या हुआ, हम नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। दूसरा क्या हुआ, सेलेक्टिंग ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स। ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स तो कंपनी यूजुअली करती ही है। कैसे करती है, कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट चल रहे हैं, पर क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो कंपनी ऐसे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेगी या ऐसे प्रोडक्ट को ज्यादा प्रोड्यूस करेगी जिसमें प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है, और उन प्रोडक्ट को कम प्रोड्यूस करेगी जिसमें प्रॉफिट कम मिल रहा है। तो यही क्या है, सेलेक्टिंग ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स। ठीक, दिस प्रॉब्लम बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड। ये प्रॉब्लम और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है जब when one of the factor happens to be limiting or key factor। अब ये क्या है, की फैक्टर क्या है, की फैक्टर बहुत बार ऐसा होता है कि सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी या सिर्फ कंट्रीब्यूशन ही की फैक्टर नहीं है, हमारे पास कुछ और लिमिटेड फैक्टर है या हमें किसी और भी चीज पर ध्यान देना होगा या कोई और भी की फैक्टर है। फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल हमारे पास लिमिटेड है, तो हमारे पास प्रोडक्ट ए बी सी डी हैं, हम कौन से प्रोडक्ट को बनाने में रॉ मटेरियल ज़्यादा यूज़ करें, किस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन ज़्यादा करें, उसी में रॉ मटेरियल ज़्यादा लगेगा ना। तो अगर रॉ मटेरियल की फैक्टर है तो हम रॉ मटेरियल के बेसिस पर डिसीजन लेंगे। मान लीजिए लेबर हमारे पास कम है तो लेबर आर के बेसिस पर लेंगे, मशीन कम है तो कैपेसिटी ऑफ मशीन के बेसिस पर लेंगे। ऐसे केस में क्या करना होगा, ऐसे केस में हमको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ की फैक्टर निकालना होगा। क्या करना होगा, कंट्रीब्यूशन
पर यूनिट ऑफ, ये लिखा हुआ है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ की फैक्टर। सिंपल है, बताती हूँ कैसे करेंगे। पहले ये तीनों पॉइंट पढ़ लेते हैं। की फैक्टर बताती हूँ क्या है और कैसे सॉल्व करते हैं। इसका हो सकता है न्यूमेरिकल भी आ जाए एग्जाम में, तो अभी मैं जो समझाऊंगी उससे आप न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहला पॉइंट तो ये हुआ कि की फैक्टर अगर आ जाता है तो हमको उस पर भी ध्यान देना होगा। सेकंड पॉइंट क्या है, अंडर सच अ सिचुएशन प्रॉफिटेबिलिटी विल बी इंप्रूव्ड ओनली बाय इकोनोमाइजिंग द स्कार्स रिसोर्सेज। प्रॉफिटेबिलिटी कब इंप्रूव होगी, जो स्कार्स रिसोर्स है, जो की फैक्टर है, उसको हम सही से यूज करें, प्रायोरिटी वाइज यूज करें। कैसे करेंगे वो बताती हूं। लास्ट पॉइंट है, thus while deciding a profitable mix of products contribution per unit of key factor should be considered। चलिए अब बताती हूं की फैक्टर क्या है। की फैक्टर हो सकता है, की फैक्टर वो फैक्टर है जो लिमिटेड है हमारे पास, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल, लिमिटेड फैक्टर, इसको लिख लो लिमिटेड फैक्टर। लिमिटेड फैक्टर है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है इसका, फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल, फॉर एग्जाम्पल लेबर आवर्स, कैपेसिटी ऑफ मशीन, राइट। अब एग्जाम्पल बताती हूं क्या है। कंट्रीब्यूशन कैसे आता है, कंट्रीब्यूशन आता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल दो प्रोडक्ट है हमारे पास, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी। सेल्स है हमारे पास प्रोडक्ट ए की 20, बी की 30। वेरिएबल कॉस्ट है 11, 15। कंट्रीब्यूशन, सेल्स यहां पर सेलिंग प्राइस है ना, सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है, ये सब पर यूनिट है। कंट्रीब्यूशन है क्या आ जाएगा, माइनस करके 9 और यहां आ जाएगा माइनस करके 15, ठीक। एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है आपको दिया हुआ है की फैक्टर, जिसके बेसिस पर आपको डिसीजन लेना है। क्या है वो की फैक्टर, मशीन आवर पर यूनिट, राइट, पर यूनिट। ए का दिया हुआ है, बी का दिया हुआ है 25 मिनट्स में है ये, और बी का है 10 मिनट्स, ठीक। कंट्रीब्यूशन क्या आया है, ए का 9, बी का 15। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसमें, कंट्रीब्यूशन पर मशीन आर is equals to contribution per unit divided by machine hour per unit, ठीक है, मशीन आवर्स पर यूनिट। कैसे सॉल्व होगा ये भी, ए के केस में क्या आएगा और बी के केस में क्या आएगा। ए के केस में 9 आ रहा है कंट्रीब्यूशन, मशीन आर है आपका 25 मिनट्स, क्योंकि मिनट्स में है तो इंटू 60 करेंगे। सिमिलरली बी का कंट्रीब्यूशन 15, टाइम है 10 मिनट्स इंटू 60, ये आ जाएगा आपका ए का सॉल्व करके 21.6 रुपीज, बी का आ जाएगा 90 रुपीज। तो क्लियरली कंट्रीब्यूशन पर मशीन आर जब हमने चेक किया तो क्लियरली हम किस ऑप्शन को चूज करेंगे, बी ऑप्शन को। वैसे भी हम इसको ही चूज करते, पर क्योंकि यहां पर मशीन आर के बेसिस पर हमको डिसीजन लेना है तो हम क्या निकालेंगे, कंट्रीब्यूशन पर मशीन आर, ठीक, और उसके बेसिस पर डिसीजन लेंगे और डिसीजन हमारा बी सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है द प्रोडक्ट गिविंग हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ की फैक्टर शुड बी कंसीडर्ड एज मोस्ट डिजायरेबल प्रोडक्ट। इन दिस वे ऑल प्रोडक्ट में बी असाइंड रैंक्स इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। सिंपल बात है, आपने जैसे ही कंट्रीब्यूशन निकाला, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ की फैक्टर जो अभी मैंने बताया, उसके बेसिस पर जैसे अभी हमारा ए की रैंक 2 आई और बी की रैंक 1 आई, जितने भी ऑप्शन होंगे हम सबको रैंक दे देंगे। किसके बेसिस पर,
कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ की फैक्टर, जिसका जितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन आ रहा होगा की फैक्टर का, हम उसको रैंक देते जाएंगे, 1 रैंक, 2 रैंक, 3 रैंक, ठीक। उसके बाद में ही हम स्कार्स रिसोर्सेज को अलॉट करेंगे, राइट। तो गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है डिसीजन लेने का इस केस में, प्रोडक्ट मिक्स के केस में क्या है? सबसे पहला काम कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ की फैक्टर, स्टेप्स है बेसिकली ये, क्या है? कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ की फैक्टर। दूसरा क्या है? रैंक असाइन कर दो सबको। तीसरा क्या है? अब की फैक्टर को उस रैंक के हिसाब से ही, की फैक्टर मींस वो स्कार्स रिसोर्स को उस रैंक के हिसाब से ही अलॉट करो, ठीक है। जिसकी रैंक ज्यादा आई है, मान लो मशीन आवर कम है हमारे पास, तो जिसकी रैंक ज्यादा आई है उसको पहले मशीन यूज करेगी उस प्रोडक्ट को बनाने में, ठीक है। चलिए अब एक एग्जांपल से और अच्छे से समझते हैं। ये मैंने एक फॉर्मेट भी ड्रॉ कर रखा है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है? द फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्ट एक्स मैन्युफैक्चर्ड बाय एबीसी कंपनी लिमिटेड। सेल्स दी हुई है 50,000, डायरेक्ट मटेरियल 20,000, डायरेक्ट लेबर 10,000, वेरिएबल ओवरहेड्स 5,000, फिक्स ओवरहेड 10,000, ठीक। ऑलरेडी कंपनी एक प्रोडक्ट बना रही है एक्स। अब a company now proposes to introduce a new product Z। कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने की सोची, प्रपोज किया कि हम एक नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं जिसमें सेल्स होगी, सो दैट सेल्स में बी इंक्रीज बाय 10,000। और वो Z जो प्रोडक्ट बनाएंगे ना, प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे, उससे 10,000 की सेल्स इंक्रीज हो सकती है। There will be no rise in fixed cost, पर फिक्स कॉस्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो फिक्स कॉस्ट अभी X प्रोडक्ट को बनाने में आ रही है, Z को बनाने में भी सेम फिक्स कॉस्ट आएगी, ठीक। And the estimated variable cost of product Z are material 4,800, labor 2,200, overheads 1,400, ठीक। Advise whether product Z will be profitable or not, पूछा है प्रोडक्ट Z को बनाएं या नहीं बनाएं, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, अच्छा इसका कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है, आप जिस तरह से क्वेश्चन आए एग्जाम में, आपको जैसे सही लगे आप उसको सॉल्व करिए, ठीक है, पर सॉल्व सही करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने ये फॉर्मेट अपने हिसाब से बना रखा है। इसमें सबसे पहले आएगा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फिर है आपका वेरिएबल ओवरहेड्स। शॉर्ट में लिख रही हूं मैं। प्रोडक्ट एक्स में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट ओवरहेड है 20, 10 और 5,000। 20,000, 10,000, 5,000, ठीक है। और वेरिएबल ओवरहेड कोई सा नहीं था। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड 3 ही थे। अब प्रोडक्ट Z पर आते हैं। प्रोडक्ट Z के वेरिएबल ओवरहेड्स या वेरिएबल कॉस्ट आपको दी हुई है 4,800, मटेरियल की, लेबर की 2,200 एंड 1,400, राइट। टोटल हो गया 8,400 और यहां पर टोटल हो गया 35,000, राइट। यहां पर टोटल लिख लेते हैं 24,800, 12,200 और ये हो जाएगा 6,400। इन सबका टोटल आ जाएगा 43,400, राइट। अब ये आ गया आपका मार्जिनल कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। अब इसमें से माइनस कर दें अगर सेल्स, वैसे हम सेल्स में से मार्जिनल कॉस्ट माइनस करते हैं क्योंकि यहाँ 2-3 कंपोनेंट है, तो मैंने मार्जिनल कॉस्ट में से सेल को माइनस कर दिया। कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, एक ही बात है ना, कंट्रीब्यूशन सेम आएगा। तो सेल क्या दी हुई है 50,000 एक्स प्रोडक्ट की, और वाई प्रोडक्ट को अगर हम बनाते हैं तो ये सेल कितने से इंक्रीज होगी 10,000 से, तो यहां लिख लेते हैं 10,000, ठीक है। माइनस करेंगे तो आपका कंट्रीब्यूशन आएगा यहाँ 15,000 और प्रोडक्ट Z का आएगा 1,600, ठीक है। ये आ गया आपका कंट्रीब्यूशन, ठीक। अब कंट्रीब्यूशन टोटल आ गया 16,600। फिक्स्ड कॉस्ट एक बार चेक कर लेते हैं। हालांकि अभी हमको समझ में आ रहा है कि प्रोडक्ट Z को अगर बनाते हैं तो कंट्रीब्यूशन आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है,
इसको बनाना ठीक रहेगा, ठीक है। सेल करने के बाद हमको कुछ बच रहा है, प्रॉफिट बचेगा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो हमको एक्स्ट्रा देनी नहीं है। प्रोडक्ट एक्स में जो फिक्स कॉस्ट लग रही है वो सेम उतनी ही लगेगी, हम जेड बनाएं या नहीं बनाएं। तो अब जेड का डिसीजन लेते हुए या लेने टाइम पर हम क्या देखेंगे, सिर्फ मार्जिनल कॉस्ट देखेंगे, फिक्स कॉस्ट को इग्नोर कर देंगे। फिर भी हम यहाँ एक बार लिख के देख लेते हैं, लेस फिक्स कॉस्ट कितनी है, फिक्स कॉस्ट है 10,000, फिर भी हमारे पास 6,600 का प्रॉफिट बचेगा, ठीक है। नेट प्रॉफिट फिर भी 6,600 का बचेगा, ठीक। पर अभी हमसे पूरा ओवरऑल प्रॉफिट की बात नहीं पूछी है, अभी हमसे सिर्फ ये पूछा है कि जेड को बनाए या नहीं बनाए। तो जेड में 1600 का कंट्रीब्यूशन आ रहा है, जेड को बनाना ठीक रहेगा। चलिए बाकी के जो 3 डिसीजन बचे हैं, प्राइसिंग डिसीजन, एक्सप्लोरिंग अ न्यू मार्केट, शटडाउन डिसीजन, इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, राइट। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।